वेलकम बैक स्टूडेंट्स, C10 एजुकेटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने देख लिए थे, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं PYQ सीरीज। ओके, तो इस PYQ सीरीज में हम एक एक करके हर एक चैप्टर्स के रिपीटेड PYQs को देखेंगे, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उनका कैसा अप्रोच लेंगे, उस तरीके से आपको दिखाएंगे हर एक चीज एकदम बेटर और एकदम इजीएस्ट वे में। ओके, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। चलो, हम सब जानते हैं पहला चैप्टर हमारा ग्रेविटेशन है, तो ग्रेविटेशन के बेस के ऊपर आज हम सारे PYQs करेंगे। ओके, देखते हैं क्या है क्या नहीं। गाइस ये देखिए, ये आपके यहाँ पे PYQ के सारे जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओके, जितने भी PYQs के क्वेश्चन है वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे। फर्स्ट PYQ क्वेश्चन देखिए गाइस, यहाँ पे दिया हुआ है। आपको दिख रहा है बरोबर? ओके, चलो। Will the value of G be the same everywhere on the surface of the earth? Justify your answer. Guys, क्या पूछा उन लोगों ने? क्या वैल्यू ऑफ G अर्थ के पूरे सरफेस पे सेम रहेगी? आपको क्या लगता है? पहले कमेंट करके बताओ हाँ या ना। पहले पॉज करो, सोचो, अगर समझ में आए तो उसके बाद बताओ। ठीक है, देखते हैं हम क्या होता है। गाइस, हमको पता है सेंटर से हमारा अर्थ, हम क्या बोलते हैं, हमारा अर्थ गोल है। ठीक है, हमको ऐसा लगता है। ठीक है, तो अर्थ से अगर सेंटर से हम देखेंगे, सेंटर से अर्थ का पूरा सरफेस सेम ही डिस्टेंस पे आता है, हाँ कि ना? बराबर। तो हमको लगेगा कि जी की वैल्यू हर जगह सेम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गाइस, आपको पता है ना, हमारी जो अर्थ है वो कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है, कंप्लीटली गोल नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, वो इक्वेटर पे थोड़ी सी ऐसी है, देखो ऐसे, मतलब स्फेरिकल नहीं है, पोल्स की तरफ थोड़ी सी चपटी है, और इक्वेटर, ये इक्वेटर होता है। ठीक है, ये इक्वेटर की तरफ थोड़ी सी बाहर निकली हुई है। ठीक है, तो इक्वेटर पे क्या होगा गाइस, सेंटर से डिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगी, हाँ कि ना? तो जब रेडियस बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और हमने पता है डिस्टेंस बढ़ता है तो जी की वैल्यू कम होती है, हाँ कि ना? तो सेम ऐसे ही जी की वैल्यू इक्वेटर पे सबसे मिनिमम होती है और पोल्स पे सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जब चपटा होता है, पोल्स नजदीक जा रहा है सेंटर के, हाँ कि ना? जब ये नजदीक जाएगा तो आर की वैल्यू कम होगी, और आर की वैल्यू कम होगी तो क्या होता है, जी की वैल्यू बढ़ेगी। डिस्टेंस दो बीच के, सेंटर से लेके सरफेस तक का डिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, जी की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, अब ये हमने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया। इसका आंसर आप देखो, यहाँ पे आपको दिया होगा, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं इधर। वेरिएशन ऑफ जी, देखो मैंने आपको बोला था जी के वेरिएशन पे क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही आ गया जी के वेरिएशन पे। ये देखिए, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, मैंने आपको पढ़ाते टाइम पे बताया था। ठीक है, इधर देखिए, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्या लिखा हुआ है हम पढ़ते हैं, विल द वैल्यू ऑफ जी बी द सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो, यही सेम क्वेश्चन उठा के इन लोगों ने इधर डाल दिया, हाँ कि ना? ठीक है, द आंसर इज नो। द रीजन इज दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल, जो कि मैंने बताया आपको सिंपल इसी तरीके से, हाँ कि ना? एंड सो द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सेंटर डिफर्स समवॉट फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। ठीक है, प्लेस टू प्लेस डिस्टेंस बदलता रहता है, इसलिए जी की वैल्यू भी बदलती रहती है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन समझा आपको बहुत अच्छी तरीके से। इसमें आगे देखो, इक्वेटर और पोल्स का भी दिया हुआ है। ड्यू टू इट्स रोटेशन द अर्थ बल्जेस एट इक्वेटर, बल्जेस मतलब ऐसा खींच जाती है। ठीक है, एंड इट्स फ्लैटर एट पोल्स, पोल्स की तरफ से दब जाती है थोड़ी सी। ठीक है, इसीलिए पोल्स पे क्या होता है, मैक्सिमम जी की वैल्यू रहती है। ठीक है, इट्स रेडियस इज लार्जेस्ट एट इक्वेटर एंड स्मॉलेस्ट एट पोल्स। ठीक है, तो जो वैल्यू ऑफ जी हाईएस्ट एट पोल्स एंड डिक्रीजिंग विथ लैटिट्यूड, मतलब यहाँ पे। ठीक है, इक्वेटर पे। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है पीवाईक्यू में, देखो 2000 मार्च 2022 में भी पूछा है 3 मार्क्स के लिए, और जुलाई 2023 में भी पूछा गया है आपको ये क्वेश्चन। क्या पूछा है, स्टेट द लॉज रिलेटेड टू द गिवन डायग्राम। ये डायग्राम दे देंगे और इससे रिलेटेड लॉज बताओ। हम जानते हैं ये कौन सा है, ये केपलर लॉ है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो केपलर लॉ पता होना चाहिए, पहले बताओगे कि ये केपलर लॉ से रिलेटेड डायग्राम है। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट ऐसा भी पूछा है, स्टेट केपलर्स 3 लॉ ऑफ मोशन, हाँ कि ना? मतलब आपको 3 लॉज ऑफ मोशन बताने हैं केपलर के। ठीक है, तो हम जानते हैं केपलर के सबसे स्टार्टिंग में ही था केपलर्स लॉ,
हाँ कि ना, टणांग, ठीक है। सिंपल कैपलर्स लॉ का स्टेटमेंट देने हैं तीन आपको। The orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. दो फोकस होते हैं इलिप्स में, तो सन कहाँ होता है, एक फोकस पे होता है, हम सबको पता है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, द लाइन जॉइनिंग द प्लेनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि यहां से देखो, ए से लेके बी तक में जितना टाइम लेगी उतना ही सी से डी में भी लेगी, मतलब इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। थर्ड क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ इट्स रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लेनेट फ्रॉम द सन। ये देखिए डिस्टेंस है सन और प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस आर है, तो क्या बोला है उनको, क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये तीन स्टेटमेंट आपको बताने थे, मैंने बताया था केपलर लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन ऑफ जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो चलते हैं, ओके। देखिए गाइस, दिख रहा है। इसके बाद क्या आया, व्हाट इज फ्री फॉल, व्हेन इज इट पॉसिबल। देखो मैं जितने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे उन्हीं के बेस पे क्वेश्चंस है गाइस। फ्री फॉल क्या है, फ्री फॉल मैंने क्या बताया था आप लोगों को, बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट लो, उसको मैंने फ्रीली छोड़ दिया, ठीक है। फ्री फॉल मतलब कि उसके ऊपर खाली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, खाली और खाली ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट करेगा उसके ऊपर। उसके हम क्या बोलते हैं, हम जो एयर रेजिस्टेंस होता है हम उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। एकदम परफेक्ट फ्री फॉल किधर होगा गाइस, जहां पे जरा भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, मतलब वैक्यूम में परफेक्ट फ्री फॉल होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं फ्री फॉल वाला टॉपिक इसमें किधर है हमारी टेक्स्ट बुक में, देख रहे हो गाइस, इसमें आपका रिवीजन भी हो जा रहा है चैप्टर का इसी के साथ साथ, तो ये बहुत अच्छी बात भी है, ठीक है। फ्री फॉल देखिए इधर आया, फ्री फॉल के बारे में इधर दिया हुआ है, आप लोगों को क्या बोला है, व्हाट इज फ्री फॉल। आपको डेफिनेशन लिखनी है फ्री फॉल की, फ्री फॉल क्या होता है, व्हेन इट इज पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, we know that the force of gravity due to earth acts on each body and every object. When we were holding the stone in our hand, the stone was experiencing this force. मतलब हम हमारे हाथ में अगर कोई पत्थर लेंगे तो वो क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस करता है, हम उसी को छोड़ेंगे विदाउट रेजिस्टेंस। अगर एयर में हम एयर में रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानेंगे तो क्या होगा, वो फ्री फॉल होगा, ठीक है, समझा। हम ये तीन इक्वेशन को यूज रखते हैं गाइस, v इज इक्वल्स टू जी टी, एस इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs। ये इक्वेशंस को याद रखना, क्योंकि ये इक्वेशन आपको काम आएंगी न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पे, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है गाइस, आपका क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको फिगर दिया है, फिगर में क्या दिख रहा है गाइस आपको, दो मास बॉडी है, ठीक है, उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है, दो मास बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस डी है, ठीक है। तो उन लोगों ने पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। कहां गया वो ग्रेविटेशन वाला, इसके पहले था Gmm/r², टना ये वाला, इकट्ठे, हाँ ये रहा, ठीक है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। इसका आपको क्या लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ डिफाइनाइट फोर्स, ठीक है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट, ठीक है गाइस, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको इसमें पूछा है, क्या बोला है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अगर अगर सिंपल में समझना है तो हम इधर भी देखते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां देखो क्या बोला है उन लोगों ने, जो फोर्स है हमारा वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, दोनों मास बॉडी के प्रोडक्ट के, तो मतलब दोनों के, दो जो ऑब्जेक्ट है उनके मास बॉडी के मास के प्रोडक्ट के। और ये पहला इक्वेशन तुम्हारा, दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है वो, जो फोर्स है तुम्हारा वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, उन दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, अब जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बनता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। हाँ कि ना, और हमको पता है जब इनवर्स ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है तो क्या आता है, इक्वल टू, और इक्वल टू आने के साथ साथ एक क्या होता है, कांस्टेंट जनरेट होता है, और कांस्टेंट को इधर क्या बोला गया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। ठीक है, ये समझा आपको। तो ये था तुम्हारा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा उन लोगों ने, हम फिर से हमारी बुक पे आ गए। ओके, सो उसके बाद क्या पूछा हुआ है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज इज ट्रिपल। गाइस इसके लिए हमको फिर से क्या लगेगा, बोर्ड लगेगा समझाने के लिए। चलो क्या बोला है इसने, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज ट्रिपल्ड, मतलब मैंने ट्रिपल कर दी डिस्टेंस। अब देखो हम नॉर्मल, सबसे पहले हम नॉर्मल कंडीशन लेंगे, उसके बाद जो इन्होंने कंडीशन दी है वो लेंगे। ठीक है, हम क्या अज्यूम करते हैं, पहले स्टार्टिंग में दो मास ऑब्जेक्ट थे, ये m1 था, ये क्या था, m2 था। ठीक है, उन दोनों के बीच में कितना था डिस्टेंस, d था। ओके ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स कितना एग्जर्ट होगा, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। ठीक है, हाँ कि ना, ये हो गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। ठीक है, अब उसने जो कंडीशन दी है वो लगाते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज ट्रिपल, मतलब जो d था वो 3d हो गया। ठीक है, ट्रिपल हो गया, मतलब d प्लस डी ट्रिपल, इस तरीके से। अब क्या केस 2 क्या बोल रहा है, ये केस 1 था हमारा स्टैंडर्ड वाला, और अभी केस 2, केस 2 क्या बोल रहा है, दो मास बॉडी है अगेन m1 m2। ठीक है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 3d। ठीक है, तो उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, अगेन इसको मैं F डैश बोल देता हूं। हाँ कि ना, F डैश क्या हो जाएगा मेरा, G, मास तो दोनों का सेम ही है, अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है 3d का स्क्वायर। हाँ कि ना, अब क्या होगा, मैं इसको सॉल्व करूंगा, G m1 m2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, और d का स्क्वायर रहेगा। हाँ कि ना, अब देखो इसमें से ये 1/9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 1/9 इंटू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। हाँ कि ना, ये क्या है मेरा f डैश, मेरा ये आ गया। ठीक है, अगर अब देखो ये हमारा ये आ गया, अब इसको मैं इधर आगे सॉल्व करता हूँ, इधर सॉल्व करता हूँ। अब इसमें क्या होगा, देखो ये जो f डैश है मेरा, ठीक है, मेरा जो इधर f डैश है, f डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, ये देखिए 1/9। ओके, वैसा का वैसा, और ये देखिए जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर, ये जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर जो है, जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर, ये क्या है हमारा फोर्स है। हाँ कि ना, तो इसकी जगह मैं सिंपली f लिख सकता हूं, मतलब ये देखिए क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा ओरिजिनल फोर्स का। ठीक है, मतलब 9 गुना कम हो जाएगा। हाँ कि ना, ठीक है, क्या बोला था, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज इज ट्रिपल्ड, हाउ विल देम ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम चेंज, मतलब 1/9 हो जाएगा, ओरिजिनल का कितना हो जाएगा 1/9, मतलब 9 गुना कम हो जाएगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, सीधी बात, डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, फोर्स कम होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझा होगा, आई थिंक सो। ठीक है, इसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, अब देखो, what will happen to gravitational force if masses of one of the object body is double। क्या बोल रहा है, अब देखो गाइस, अब क्या होगा, इसमें देखो क्या बोला है,
एक m1 m2 है, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस d रहेगा, हाँ कि ना, बरोबर। तो फॉर्मूला क्या लगता है फोर्स का हमारा, g m1 m2 बाय डी स्क्वायर, ये हमारे को नॉर्मल पता है, ठीक है। बट अब क्या होगा, केस 2 क्या बोल रहा है, अगर केस 2 में क्या बोला है, अगर किसी भी मास का मास डबल कर दिया, देखो मैंने इसको 2m1 कर दिया, किसी एक बॉडी का मास, ठीक है, m2 को मैंने वैसा का वैसा ही रखा, ठीक है। देखो इधर पूछा व्हाट विल हैपन टू ग्रेविटेशनल फोर्स इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट बॉडी, किसी भी एक का मास आपको डबल करना है, तो मैंने m1 का मास क्या कर दिया, 2m1 कर दिया, ठीक है। ये 2m1 हो गया, उनके बीच में डिस्टेंस तो उतना का उतना ही है, उन्होंने डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोला, तो डिस्टेंस सेम रहेगा, ओके। तो अब इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा गाइस, F इज इक्वल्स टू G, m1 क्या है आपका 2m1, ठीक है, और m2 तो वैसा का वैसा ही है, अपॉन डी स्क्वायर भी वैसा का वैसा रहेगा, अभी इसको मैं 2 को ऐसा बाहर लिखता हूं, देखो 2g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, हाँ कि ना। अब देखो गाइस, ये मेरा, इसको मैं f डैश बोल देता हूँ, ओके। अब देखो ये मेरा g m1 m2 बाई डी स्क्वायर क्या था, मेरा f था, g m1 m2 बाई डी स्क्वायर को मैं f लिख सकता हूँ, हाँ कि ना। मतलब मेरा जो नया फोर्स होगा, नया फोर्स जो होगा वो क्या होगा, डबल होगा, क्या होगा, डबल होगा, ठीक है, ओरिजिनल वाले के। अगर किसी भी एक बॉडी का मास अगर डबल हो गया तो क्या होगा, हमारा न्यू फोर्स क्या होगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। क्यों, फोर्स क्या है, मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट का, तो अगर मास बढ़ रहा है, सीधी बात गाइस, प्रोडक्ट भी फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। सो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या दिया हुआ है गाइस, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एस्केप वेलोसिटी एंड फ्री फॉल। देखो गाइस इधर फ्री फॉल वापस से आ गया, इसके पहले भी एक फ्री फॉल वाला, व्हाट इज फ्री फॉल, ठीक है। तो देखिए मैंने बोला था एस्केप वेलोसिटी, फ्री फॉल, बहुत फ्री फॉल मतलब पूछा, मतलब बहुत बार पूछा जाता है फ्री फॉल, वापस से कितने जुलाई 24 में 2 मार्क्स के लिए ये सब दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। सो हम हमारी बुक में जाते हैं और इनका डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है, इन लोगों ने डिफाइन करने के लिए बोला है। सो चलते हैं हमारी बुक में, कहां पे है फ्री फॉल, कहां पे है इसके वेलोसिटी, ठीक है। देखिए गाइस, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी क्या बताया था मैंने, वो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को हम देंगे जो उतनी वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी से वो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर निकल जाए। रॉकेट को हम क्या देते हैं, हम एस्केप वेलोसिटी देते हैं। क्यों एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि अगर उसकी एस्केप वेलोसिटी से कम रहेगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा रॉकेट अर्थ के ऑर्बिट में ही रह जाएगा, वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो वो होती है हमारी एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन इसमें गाइस किधर दी हुई है, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, आप लोग लिखना, इसमें कहां पे है? देखो when we see a ball is thrown upward its velocity decreases because the gravitational of the velocity becomes zero after reaching a certain point। हम किसी बॉल को उछालते हैं तो क्या होता है, एक पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है और फिर नीचे आ जाता है, ठीक है। तो the ball will oppose the gravity of earth more and larger will be the height to which it can reach, ठीक है। देखो वैल्यू ऑफ g keeps decreasing as go higher above the surface, keep increasing the initial velocity of the ball, ठीक है, it will reach larger and larger height above the particular value of initial velocity of the ball, ठीक है। वही बॉल के बारे में बताया, बॉल हम उछालेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब क्या लग रहा है, देखो इधर दिखा, देखो इधर लिखा हुआ है, देखो it will reach a larger and larger height and above a particular value of initial velocity of the ball is able to overcome डाउनवर्ड पुल बाय द अर्थ एंड कैन escape द अर्थ फॉरएवर। देखो ये लाइन याद रखो, हाँ, ये वाली लाइन, कैन escape द अर्थ फॉरएवर एंड विल नॉट फॉल बैक ऑन द अर्थ, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड escape वेलोसिटी, ठीक है।
क्या बोला, ऐसी वेलोसिटी जिससे वो हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाए ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलेंगे हम, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हुआ। ओके, एस्केप वेलोसिटी और फ्री फॉल की डेफिनेशन लिखना। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, एक्सप्लेन ऑन विच फैक्टर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डिपेंड्स। गाइस देखो फिर से, वैल्यू ऑफ जी किस किस चीज पे डिपेंड होती है, हाइट पे, सरफेस पे, हाँ कि ना, ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे। कहाँ गया वो टॉपिक, यहाँ पे था हमारा, हाँ कि ना, ये फ्री फॉल है। ओके, मास एंड वेट है, ये देखिए ये आ गया वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, यही आंसर इसमें आएगा। क्या बोला है, एक्सप्लेन ऑन विच फैक्टर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। देखो, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर चुके, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। पूरी जो अर्थ है वो स्पेरिकल नहीं है, तो हर एक जगह पे क्या होता है, डिफरेंट। पहाड़ पे ऊंचाई बढ़ जाती है तो क्या होता है, पहाड़ पे वैल्यू ऑफ जी कम होगी, हाँ कि ना, हाइट बढ़ने पे वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, कम होती है, हाँ कि ना। तो इस तरीके से। ठीक है, फिर क्या बोला है भाई, देखो भाई, चेंज विथ हाइट। देखिए सेम वही, चेंज विथ हाइट मतलब ये सरफेस के बारे में था, ये चेंज विथ हाइट है। हाइट मतलब भाई सिम पहाड़ों पे कम, अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम रहेगी, इस तरीके से। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है, चेंज विथ डेप्थ। अगर आप गहराई में जाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, देखो द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ, हाँ कि ना। द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन decreases and one would think that the value of g should increase as per the formula, हाँ कि ना, बरोबर। the part of the earth which contributes towards the gravitational force felt by the object also decreases, which means that the value of m to be used in equation also decreases, हाँ कि ना। ठीक है, the value of g decreases as we go deep inside the earth। क्या होता है, हम जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाते हैं तो भी वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है, ओके, मतलब हमारी वैल्यू ऑफ जी कहां रहती है, सरफेस पे मैक्सिमम रहती है। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा। उसके बाद कुछ है, ओके, ये तीन ही फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करते हैं, किसको, सरफेस, हाइट, डेप्थ। याद रहेगा, पक्का। ठीक है, चलो इसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन आ रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट। क्या बोला है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट। गाइस हमको लगता है मास एंड वेट दोनों एक ही चीज है, मास है वेट है, हाँ कि ना। नहीं गाइस, मास और वेट दोनों अलग चीज होती है। मास मतलब मेरा वजन, मतलब मास मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है। ठीक है, दैट इज मास। ओके, वेट मतलब क्या होता है गाइस, वेट मतलब होता है कि जो मेरे को, मेरी बॉडी है उसके ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, हमको पता है फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, F इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू mg। F इज इक्वल्स टू ma होता है, तो इधर a क्या है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कितना वो फोर्स हमारे पे लगा रहा है। ठीक है, इसीलिए इसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम, वेट बोलते हैं, हाँ कि ना, mg। ठीक है, तो इसका इसका यूनिट न्यूटन होता है, और जो हमारा मास होता है, हम जो मास बोलते हैं उसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, मैं 72 किलो का हूं, इस तरीके से। ठीक है, मास, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट दैट इज मास, और फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट दैट इज वेट। ठीक है, देखो हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, कहां पे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मास एंड वेट के बारे में मैंने बताया था आपको, इसका डेफिनेशन पढ़ लेना यूनिट, हाँ कि ना, पूछ लिया। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट, जो कि मैंने बताया, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, किलोग्राम में हम मास को देखते हैं, और मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, मास स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो टू अनदर प्लेनेट। मतलब अब देखो, मैं मून पे चले जाऊं, मास पे चले जाऊं, मेरे अंदर जितना मैटर है उतना ही रहने वाला है, कम तो होगा नहीं, हाँ कि ना। तो मास एवरीवेयर, हर जगह पर सेम होता है। ठीक है, लेकिन 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 ठीक है, यहां तो पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ,
इट इज मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब मेरे में कितना इनर्शिया कितना है, हाई द मास हायर इज द इनर्शिया। ठीक है, वेट, वेट क्या होता है गाइस? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। हाँ कि ना, मतलब जितना ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे पे लग रहा है वो मेरा क्या है, वेट है। ठीक है, द फोर्स F ऑन ऑब्जेक्ट मास M ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कैन बी रिटन एज, देखो W इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू mg, मैंने जो कि आपको बताया है, हाँ कि ना। तो इस तरीके से इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन ही होती है, फोर्स के जैसी ही होती है, वेट को हम न्यूटन में ही काउंट करते हैं। ठीक है, तो वेट बीइंग अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स मतलब देखो वो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? फोर्स का डायरेक्शन होता है, मतलब हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसीलिए वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मास और वेट के अंदर डिफरेंस समझ में आया गाइस। कभी भूलना मत इस चीज को, मास मतलब मेरे अंदर जितने मैटर प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट के अंदर किस जितने मैटर प्रेजेंट है वो मास होगा, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या होगा, उसका वेट होगा। ठीक है, मतलब मेरा मास किसी भी प्लेनेट पे चले जाऊं चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट चेंज होगा। क्यों? क्योंकि हर प्लेनेट पे जी की वैल्यू अलग है। ठीक है, चलो ये हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है गाइस, इसके बाद है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स क्या है देखते हैं। An object takes 5 seconds to reach the ground from the height of 5 meter of a planet. What is the value of g? ठीक है, देखो गाइस इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या ले रहा है, 5 सेकंड ले रहा है ग्राउंड में आने के लिए, मतलब समझो ऊपर से छोड़ा, ठीक है, ऊपर है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, उसने टाइम कितना लिया नीचे आने के लिए, 5 सेकंड लिया। ठीक है, और हाइट कितनी थी, 5 मीटर, मतलब हमको हाइट भी दी हुई है, मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 मीटर कवर करने के लिए उसने कितना लिया, 5 सेकेंड लिया। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लेनेट, उस प्लेनेट पे वैल्यू जी की क्या होगी। ठीक है, तो लेट्स निकालते हैं, चलो देखो गाइस हमको पता है, देखो ये फ्री फॉल का क्वेश्चन है। ठीक है, हमको क्वेश्चन आंसर पता है इसका, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हमको पता होता है ये, हाँ कि ना। बट ग्रेविटेशन के फॉर्मूले में हम इसको क्या लिखते हैं, s इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, हाँ कि ना, हाफ जी टी स्क्वायर होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u तो जीरो होती है, हाँ कि ना, स्टार्टिंग में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u जीरो, फिर उसको छोड़ा तो उसने कुछ वेलोसिटी पकड़ी, हाँ कि ना। तो इस तरीके से s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो s क्या होता है, इस पॉइंट से जमीन पे आने के लिए ये जो डिस्टेंस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, s, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, s हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और उन लोगों ने डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, हाइट 5 मीटर, हाँ कि ना, तो सिंपली इसमें 5 पुट कर दो, इधर हाफ, g की वैल्यू हमको निकालनी है, फिर t क्या है हमारा, टाइम 5 सेकंड दिया हुआ है, तो इधर 5 का स्क्वायर आ जाएगा, हाँ कि ना। ठीक है, अभी इधर 2 देखो, 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 2 अपॉन ये 5 स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 5 स्क्वायर 25, हाँ कि ना। तो देखो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, आंसर क्या आया, 2/5। अब 5 को 2 से डिवाइड करो, कितना आता है, 0.4, हाँ कि ना। ठीक है, 0.4, मतलब g की वैल्यू आपकी क्या आई, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सोचो अर्थ पे कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये प्लेनेट पे कितनी है, 0.4, कितनी कम हो गई, देख रहे हो, समझ रहे हो। तो इस तरीके से, ओके, तो ये आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल समझा। ओके, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करो, सर ये वाला नहीं समझा, इसमें वापस समझाओ। ओके, ठीक है, सो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो इधर एक क्वेश्चन पूछा गया आपको, the mass and the weight of an object on the earth are 5 kilo and 49 न्यूटन। अर्थ पे गाइस देखो
हमको पता है मास ऑन अर्थ कितना दिया हुआ है, हम जो डिटेल्स दी हुई है सबसे पहले लिखेंगे। देखो मास इधर नॉर्मल सफिक्स में ई डालता हूं, ठीक है। मास ऑन अर्थ कितना दिया है 5 kg, ओके ठीक है। और बाद में 49 न्यूटन क्या वेट, ठीक है। वेट ऑन अर्थ कितना दिया है 49 न्यूटन, ठीक है। अब देखो रिस्पेक्टिवली, ठीक है। व्हाट विल बी देयर वैल्यू ऑन द मून, मून पे क्या होगी मास की और वेट की वैल्यू। assume that the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of the earth, ठीक है। मतलब देखो अर्थ की ग्रेविटेशन जी की वैल्यू मून पे कितनी है, अर्थ के 1/9 है, अर्थ के 1/9 है, ठीक है। इसका मतलब ये है, ओके। तो अर्थ पे कितनी होती है 9.8 अपॉन 9, ठीक है। सिंपल 9 से डिवाइड कर दोगे, सॉरी गाइस इधर 6 दिया हुआ है, ओके ठीक है 6, तो 6 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 6 1 जा 6, ठीक है। और 6 6 जा 36 एंड बचेगा 2 3 3 3 6.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी की वैल्यू मून पे आ गई, ठीक है। अब हमारा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखो गाइस हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा मास क्या होता है, मास की वैल्यू अर्थ पे मून पे कहीं पे भी नहीं बदलती, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। तो मास जो कि अर्थ पे होगा 5 kg, वही मास मून पे भी होगा, हाँ कि ना। तो मास ऑन मून कितना होगा 5 kg, सेम एज मास ऑन अर्थ, ठीक है। ये देखो मास ऑन अर्थ मास ऑन मून क्या होगा, दोनों सेम होगा 5 kg, ओके डन। अब क्या पूछा है उन लोगों ने, वेट पूछा है। वेट मून पे हमको वेट का फॉर्मूला भी पता है, वेट क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, जी एक्सेलरेशन, हाँ कि ना हमारा। तो मास कितना है 5 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 1.633, ठीक है हाँ कि ना। बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा वेट हो जाएगा, हाँ कि ना। मल्टीप्लाई करो इसको, सिंपल 1.633 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16, 5 6 जा 30 एंड 31, 5 1 जा 5 8, कितना आया 8.165, ठीक है। अब इसको हम अप्रोक्सीमेटली कैसा लिख सकते हैं 8.7 न्यूटन, हाँ कि ना। ये आपका आ गया वेट, समझा गाइस। इतना सिंपल क्वेश्चन था। मास हमको दोनों सेम रखना था। अगर आपने मास ये इक्वल टू ये लाइन लिख दी तो आपको यहाँ पे आपको ये मार्क्स मिल जाएगा। देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, इसमें आपको यहाँ पे ही फॉर्मूला लिखने पे 1 मार्क्स मिल जाएगा, जी की वैल्यू निकालने पे फिर इस पे 1 मार्क्स मिल जाएगा और वेट निकालने पे 1 मार्क्स, टोटल तुम्हारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। समझा आपको बहुत अच्छे से, ओके। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ठीक है। कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून गिवन दैट द मास एंड द रेडियस ऑफ द मून टू बी, मास दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है रिस्पेक्टिवली और जी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। मास कितना दिया है मून का हमको, मास कितना दिया है गाइस 7.34, 7.34 into 10⁻22 kg, ओके बरोबर। एंड रेडियस कितना दिया है 1.74 into 10⁻6, रेडियस कितनी दी है 1.74 into 10⁻6 मीटर, ठीक है। और जी की वैल्यू हमको क्या दी हुई है, जी की वैल्यू गिवन है 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। हमको क्या निकालना है एस्केप वेलोसिटी। सिंपल गाइस, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दो। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है √2gm/r, √2gm/r, ठीक है। मैंने पढ़ाते टाइम पे बताया था आपको वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है √2gm/r, ठीक है, √2gm/r।
क्या करोगे, सिंपल √2 वैसा का वैसा, ठीक है। जी की वैल्यू क्या है हमारी, ये है 6.67, ठीक है, इंटू 10⁻⁻11 इंटू एम की वैल्यू क्या है 7.34 इंटू 10⁻22, हाँ की ना, बरोबर, डिवाइड बाय आर क्या है आपका 1.74 इंटू 10⁻6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा आपकी हो जाएगी वो एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा, निकालो फटाफट, चलो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो गाइस, ये वाला क्वेश्चन सिंपल बहुत था, वैल्यू दी थी, खाली वैल्यू पुट करनी थी हमको फॉर्मूला में, 2gm/r, ठीक है। तो g की वैल्यू डाली, m की वैल्यू डाली, r की वैल्यू डाली, तो हमको सिंपल क्या मिल गया, एस्केप वेलोसिटी मिल गई, हाँ की ना, बरोबर, कितनी आ गई 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, समझा, पक्का। चलो, उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे गाइस इससे रिलेटेड, ये चैप्टर बहुत इजी है, आपको अभी तक इसमें देखो कुछ डाउट नहीं आएगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है, तो आप ये चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट है और न्यूमेरिकल पार्ट है वो आप ऐसे ही कर सकते हो, बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए थोड़े बहुत, ठीक है, मल्टीप्लाई करना इजी है, ओके, कोई बात नहीं। चलो, उसके बाद क्या बोलता है, एन आयरन बॉल ऑफ मास 5 kg, क्या बोला है, एन आयरन बॉल ऑफ मास 5 kg, मास कितना दिया है 5 kg, ठीक है, लिख लेते हैं 5 kg, ओके, मास 5 kg दिया हुआ है, इज रिलीज फ्रॉम द हाइट ऑफ 125 मीटर, देखो फिर से ये फ्री फॉल वाला आया है, ठीक है, हाइट कितनी है 125 मीटर, मतलब एस की वैल्यू कितनी दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 125 मीटर, हाँ की ना, एंड फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड, फ्रीली, ठीक है, assuming that the value of g is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g की वैल्यू क्या दी हुई है उन लोगों ने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, कितने टाइम में वो बॉल ग्राउंड पे आया, ठीक है। कैसे निकालोगे, सिंपल, दूसरी वाली इक्वेशन याद है कौन सी, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। हम नॉर्मल वाली याद रखते हैं, इधर s स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 होती है, हाँ कि ना, स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 मतलब तुम्हारा u क्या है 0 है, अगर u 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0, हाँ कि ना, बचा क्या हाफ, a की जगह एक्सेलरेशन इधर कौन सा लग रहा है गाइस, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, हाँ कि ना, बॉल किसके थ्रू आ रहा है नीचे, ग्रेविटी के लिए, ठीक है। तो इधर हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला आपको बुक में दिया है, हाफ जी एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, वो आया कहां से, वो यहां से आया है, ठीक है। तो आपको अगर ये भी पता होगा तो भी आप ये निकाल सकते हो, ओके, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ओके। चलो, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, एस की वैल्यू दी हुई है, g की वैल्यू दी हुई है, m की वैल्यू दी है, हाँ कि ना, उसको नीचे आने के लिए देखो s कितना है 125 इज इक्वल टू हाफ, g की वैल्यू 10 है, टी स्क्वायर निकालना है, सिंपल, ये देखो ये 2 5 10 हो जाएगा और 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 125 डिवाइड बाय 5, हाँ कि ना, इसको करो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, इधर आएगा 2 और 5 5 जा 25, कितना आया टी स्क्वायर का वैल्यू, टी स्क्वायर का वैल्यू आया 25, ठीक है। तो मेरा टी कितना हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, टी का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, ठीक है, मतलब वो 5 सेकंड लेगा नीचे आने के लिए, सिंपल, मैंने वैल्यू डाली, पुट किया, आंसर निकाला, हाँ कि ना, इसमें कोई मगजमारी थी, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, बहुत इजी है गाइस, इसको छोड़ के मत आना, ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आते ही है, देखो मैंने जितना आपको उसमें बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखो, इसको कर लेना, देखो वही टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं गाइस, हाँ कि ना, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या बोलता है हमारा, एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg, 3 kg का मास है, ठीक है, इज रिलीज फ्रॉम द हाइट ऑफ 125 मीटर, ओके, ठीक है। सो देखो
अगेन इधर कितना दिया है, मास कितना दिया है 3 kg, ओके। एंड हाइट कितनी दी है, हाइट मतलब वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, हाँ कि ना, यही h इज इक्वल्स टू कितना दिया है 125 मीटर, हाँ कि ना। एंड फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड, अगेन फ्री फॉल, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ g इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g की वैल्यू कितनी दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो गाइस पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही सब दिया हुआ है, कुछ चेंजेस नहीं है, बस इसमें एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्या, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, इसके पहले भी ये पूछा था। देखो अभी इस वीडियो को पॉज करके ये सॉल्व करने की कोशिश करो, इसके हमने सिमिलर क्वेश्चन इसके पहले सॉल्व किया है, ठीक है। तो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं आ रहा है तो फिर वापस देखो, ठीक है। चलो अब देखो हमको क्या बोला है, टाइम निकालने के लिए बोला है। टाइम कैसे निकालेंगे, हमको पता है फॉर्मूला, s इज इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर, हाँ कि ना। सिंपल, s की वैल्यू 125 है, हाफ g की वैल्यू भी 10 दी हुई है, t निकल जाएगा, हाँ कि ना। देखो गाइस मतलब आप देख रहे हो फ्री फॉल में जो टाइम लगता है नीचे आने के लिए वो मास के इंडिपेंडेंट होता है, हाँ कि ना। अगर आप कम मास वाले और बड़े मास वाले दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ गिराओगे, इसका मतलब वो दोनों क्या होंगे, एक साथ नीचे आएंगे, हाँ कि ना। मतलब एक कबूतर के पंख को और एप्पल को दोनों को एक साथ छोड़ो, दोनों एक साथ नीचे आएंगे कभी जब फ्री फॉल होगा। फ्री फॉल का मतलब वैक्यूम में, हाँ ये एकदम एयर रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो अगर जब वो दोनों साथ में नीचे आएंगे, देखो गाइस इसके पहले वाला क्वेश्चंस में m की वैल्यू कितनी थी 5 kg दी हुई थी, m की वैल्यू 5 kg दी हुई थी, ओके ठीक है। और इसमें 3 kg है, बट हमारे ये जो टाइम निकालने वाला फॉर्मूला है उसके अंदर m तो है ही नहीं, इसका मतलब मास के इंडिपेंडेंट है गाइस, मास फर्क नहीं डालता फ्री फॉल में, हाँ कि ना। इससे ये समझ में आता है हमको। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं, ओके। क्या लिखा हुआ है उसमें, अब देखो ये 2 5 10, अगेन सेम, मतलब टाइम तो सेम ही आने वाला है हमारा, हाँ कि ना। ये 125 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा, हाँ कि ना। ये आ जाएगा 25 टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 सेकेंड, हाँ कि ना। समझा, टाइम कितना आया 5 सेकेंड का टाइम लिया, ओके। सो अब देखो उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, मतलब जब वो जमीन पे टकराया, ठीक है, जब वो जमीन पे टकराया उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे गाइस, फाइनल वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, सिंपल, v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, हमको पता है, हाँ कि ना। और u क्या था हमारा 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारी 0 थी, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा gt, सिंपल, ओके। v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा gt, ओके। v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी बोला मैंने, v इज इक्वल्स टू gt, ओके। एक्सेलरेशन इधर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। सिंपल, g की वैल्यू कितनी है 10, और टाइम कितना मिला, हमने टाइम कितना सॉल्व किया, इधर टाइम हमने 5 सेकंड सॉल्व किया, ठीक है, हाँ कि ना। तो इधर टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई हमारी 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो गाइस देखो इतना सिंपल था, टाइम निकाला 5 सेकंड, वेलोसिटी निकाली 50 सेकंड, ओके। तो इस तरीके से आप देख सकते हो हमने जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए अब तक वो बहुत इजी थे, बहुत इजी थे, मतलब खाली फॉर्मूला पुटिंग थे एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। आपको कॉन्सेप्ट समझ में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट, इसके बाद क्या दिया गाइस, टर्न, इसके बाद हमारा दूसरे चैप्टर्स के एमसीक्यूज पीवाईक्यूज दिए हुए हैं, ओके। सो इस चैप्टर में ग्रेविटेशन में हमने अब तक जितने भी मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू थे वो हमने देखे, किए, समझे, और आपको भी इससे एक कॉन्फिडेंस मिला होगा गाइस कि हम किस तरीके से और अच्छे से कर सकते हैं। देखो आपको इसमें कुछ भी डिफिकल्ट लगा इस पूरे ग्रेविटेशन के इसमें, मतलब गाइस ये चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर है, इस चैप्टर में से बहुत अच्छे से पूछा जाएगा। मैंने जो जो टॉपिक आपको वीडियो में बताए थे वही टॉपिक इधर दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर किसी भी व्यूअर्स ने अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, तो पहले उधर जाइए, सब वीडियोस देखिए, उसके बाद आप टॉपिक्स को मार्क कीजिए, टॉपिक्स को पढ़िए,
उसके बाद पीवाईक्यूज हमारे साथ सॉल्व कीजिए, तो आपको इसके साथ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम कौन से चैप्टर से करने वाले पीवाईक्यू गाइस? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हम इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल के बारे में अगले चैप्टर में गाइस, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ के आना, उसके रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथ में मिलके। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें अगर कुछ भी डाउट आए तो आप कमेंट कीजिए, सर हमको ये नहीं समझा, तो उस हिसाब से हम वापस से हम आपको उस टॉपिक को समझाएंगे और अच्छे से बताएंगे। ओके, सो थैंक यू आज के लिए गाइस, वेलकम।